हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पढ़ते रहो। और आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रीवियस कुछ सेशंस की बात करने और आगे के लिए भी आपसे एडवाइस लेने और आपको कुछ मीठी मीठी सी सलाह देने। देखिए, अभी हम लोगों ने कुछ मेंटीज की हुई है, जैसे आपको फिजिक्स मेंटी दिखाई देखने को मिली होगी। उसके अलावा आपको मैथ्स वर्सेस फिजिक्स, जिसमें आपने देखा कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे, मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस थे और बच्चों ने काफी ज्यादा उसे प्यार भी दिया और काफी बच्चों ने पसंद भी किया। इसी तरीके की और भी मेंटीज हम लोग आगे कराते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के सजेशंस चाहिए। देखिए, अगर हम लोग देखें तो एग्जाम का टाइम बिल्कुल हमारे सर पर खड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो या फिर बोर्ड के एग्जाम। तो आप सभी के पास टाइम अब बचा नहीं है। आप सभी के पास गिनती का समय बचा है, 20 to 30 डेज। और आप इस टाइम को कैसे मैच्योर करते हो, कैसे इस टाइम का यूटिलाइजेशन करते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपको भी किसी भी ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस चाहिए, किसी भी टॉपिक की मेंटीज चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो का मोटिव ही यही है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जितने भी कमेंट आए वो सारे के सारे इसीलिए होने चाहिए कि सर इस टॉपिक की मेंटी करा दीजिए, या फिर इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह, या फिर क्विज करा दीजिए। तो ये सारे के सारे सजेशंस हमें आपसे चाहिए। और हम लोगों ने प्रीवियस एक क्वेश्चन की वीडियो की थी और उस वीडियो में हमने आपसे कहा था कि अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के या कोई डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो काफी सारे बच्चों के कमेंट आए हैं और उनमें कुछ क्वेश्चंस कॉमन हैं। तो आइए उन क्वेश्चंस के बारे में हम लोग आज जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया है सर कि क्लास 10th में मैंने अभी तक नॉर्मल पढ़ाई की हुई है और एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। अभी टाइम बचा नहीं है, तो मैं सर कौन कौन से चैप्टर्स को कैप्चर करूं जिससे मेरा स्कोर अच्छा हो जाए? क्या कुछ चैप्टर्स को स्किप भी किया जा सकता है? तो बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कुछ चैप्टर्स के भरोसे रहते हैं तो इससे आप 60 to 70 मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन अगर आपको 95 लाने हैं तो आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ सरफेस एरिया हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, एपी हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। ये 5 to 6 चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो 70 के आसपास तो पहुंच सकता है, लेकिन 70 से 95 की जो जर्नी होती है, ये 25 मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके लिए आपको बाकी के चैप्टर्स को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है कि मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफाइड पोर्शन से ही बनते हैं, तो आपको उन पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है और जिन पोर्शन से क्वेश्चंस कम बनते हैं आप उन पोर्शंस को एट अ ग्लांस देख के जा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लें, अदरवाइज वहां पर थोड़ा सा आप टाइम कम ले सकते हैं। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें 95 प्लस लाना है तो अपने को कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। उसके बाद एक बच्ची का क्वेश्चन है कि सर सर्कल चैप्टर में टफ लगता है, सर्कल चैप्टर को कैसे हम लोग इजीएस्ट वे में समझ सकते हैं? तो आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, सर्कल चैप्टर अगर हम कंपेयर करें क्लास 9th और क्लास 10th का, तो क्लास 9th में जो सर्कल चैप्टर है वो थ्योरम्स बेस है और क्लास 10th की अगर सर्कल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमें एप्लीकेशन पढ़ना होता है और वो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। सच एज आपने पढ़ा होगा सेक्टर, सेगमेंट के एरियाज वगैरह, और उन्हीं का एप्लीकेशन आपको क्लास 10th में करना होता है। तो यहां पर आपको अगर सर्कल टफ लग रहा है तो हमारे अदर वीडियोस में जाइए, आपको सर्कल की क्लासेस मिल जाएंगी और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। अगर जो क्लासरूम स्टडी की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर भी आपको सर्कल्स के एग्जांपल्स वगैरह भी मार्क कराए जाते हैं, तो आपको डरने की कोई नीड नहीं है। सर्कल चैप्टर आप इसके बिल्कुल भी मत करिए, जितना मैक्सिमाइज आप अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हैं आप उतने एफर्ट्स करिए उसमें। अब आप फिर भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, कुछ स्पेसिफाइड क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर से जरूर करके जाइए। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्लास 9th के लिए थ्योरम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको थ्योरम्स पे ध्यान देना है। और कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे मान लीजिए कि राइट एंगल कब बनता है सर्कल के अंदर, ठीक, कहां का एंगल डबल होता है, चलिए मैं बता देता हूं कि सेंटर का एंगल डबल होता है सर्कमफ्रेंस का। ये सारे की सारी चीजें आपको आपके फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। तो सर्कल आपको स्किप नहीं करना है, आप जितना मैक्सिमाइज एफर्ट कर सकते हैं आपको उतने ज्यादा एफर्ट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि सर मैं एसएसटी के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूं, एसएसटी कैसे कवर करूं, मेरी मैथ्स और साइंस अच्छी जा रही है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपकी मैथ्स और साइंस अच्छी जा रही है तो इसके लिए आप देखिए, मैथ साइंस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है नो डाउट, लेकिन इसके साथ आपको हिंदी को, इंग्लिश को या जो भी आपका ऑप्शनल है एसएसटी को लेकर के
है वो तो ओवरऑल बनेगा। तो एसएसटी के लिए आप टाइम ऐसे निकालिए कि आप एक टाइम मैनेजमेंट करिए, आपका एक प्रॉपरली शेड्यूल होना चाहिए और उस शेड्यूल में आपके लिए सारी सब्जेक्ट शामिल होनी चाहिए। देखिए मैथ्स है, साइंस है, ये तो आप पूरे साल पढ़ते आए हो, लेकिन एसएसटी में अगर आपने अभी तक एफर्ट नहीं दिए हैं तो अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहां से आपका स्कोर डाउन होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको डिमोरलाइज करेगा आगे के लिए। तो आप एक प्रॉपरली जब शेड्यूल बना है तो उसमें देखिए आप 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, हाफ आवर, 1 आवर जो भी आप दे पा रहे हो आपको देना ही देना है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने देखा है टॉपर्स बच्चे जो जियोग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री तो नहीं रिलेट कर सकते आप क्योंकि वो तो फैक्चुअल होती है, लेकिन वो जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मान लीजिए पंचायती राज व्यवस्था आपने पढ़ी या कुछ भी ऐसा पढ़ा, फिर उसको आप जब अपने नॉर्मल लाइफ में देखेंगे या उसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके माइंड में स्टेबल हो जाता है और आप उसी के बिहाफ में आंसर्स राइटिंग करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, टोपोग्राफी हो गई, टोपोग्राफी के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए भी आप 2 से 3 दिन दे लीजिए एग्जाम के पहले अपने, ताकि टोपोग्राफी में अगर क्वेश्चन आता है तो वो फुल ऑफ फुल मार्क्स आपको दे सके। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, यही स्ट्रेटेजीज होती हैं जो हमारे स्कोर को बूस्ट करती हैं, ग्रो कराती हैं। चलिए, तो एसएसटी वाला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है सर हिंदी और इंग्लिश को कितना टाइम देना चाहिए। तो बेटा हिंदी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं माने जाते हैं, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश आप एग्जाम टाइम में भी कवर अप कर सकते हैं, या फिर ऐसा जैसे बीच में आपको टाइम मिल रहा है कि आपके पास 6 डेज का शेड्यूल तैयार है और आपको एक दिन ऐसा मिल रहा है कि मेरे पास 3 घंटे या 4 घंटे खाली है अपने डेली शेड्यूल से, तो इंग्लिश या हिंदी वहां पर प्रिपेयर की जा सकती है। बाकी लैंग्वेज बेस्ड है और हिंदी और इंग्लिश को हम लोग बचपन से सीखते बोलते देखते आए हैं, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती है, बच्चे आंसर कर लेते हैं उसमें। तो हिंदी और इंग्लिश में भी उतना परेशान होने वाला पार्ट नहीं है। एक छोटा सा बच्चा है क्लास 9th का, उसने कहा है सर क्लास 8th में जब मैं था तो मुझे डर नहीं लगता था पढ़ाई से, अब मैं क्लास 9th में आ गया हूं तो मुझे डर सा लग रहा है। तो आपको ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि क्लास 8 तक जितनी भी चीजें आपने देखी पढ़ी वो सारी की सारी लिमिटेड थी। अगर हम लोग मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में भी देखिए आपके पास इतनी सी बुक हुआ करती थी। साइंस में भी जो चैप्टर्स थे कंबाइंड बुक चला करती थी, जिसमें 3 to 4 चैप्टर्स फिजिक्स के, ऐसे ही केमिस्ट्री और ऐसे ही बायो हुआ करती थी। लेकिन जब आपने क्लास 8 से क्लास 9th मूव किया तो आपको सारी चीजें ब्रीफ में मिल गई, ब्रॉड मिल गई। यानी मैथ्स की जो बुक थी वो अब 3 टाइम्स हो गई। अगर हम लोग आर.एस. अग्रवाल की बुक देखें तो वो इतनी मोटी है और क्लास 8 की इतनी है, तो 3 टाइम्स हो गई। अभी तक आपने जो कंबाइंड बुक पढ़ी थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, एक ही बुक हुआ करती थी साइंस की, अब आपके पास रेफरेंस बुक्स आ गई। रेफरेंस में आपको फिजिक्स अलग पढ़नी है, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई। और जब आपने सारी चीजों को देखा तो हो सकता है कि आपके मन में एक छोटा सा फोबिया आया हो, लेकिन आपको घबराना या परेशान होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। देखिए आज के जमाने में आपको पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जो ऊंचे लेवल तक ले जा सकती है, तो डरना किसी चीज से नहीं है, फोबिया पता ही नहीं है। आपकी एज भी तो बढ़ रही है, आपकी मेंटल एबिलिटी भी तो बढ़ रही है और उसी के हिसाब से बढ़ रहा है आपका सिलेबस। तो नो इश्यूज, आप सिलेबस के साथ जुड़ जाइए और बिल्कुल आप अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, ये आपको नहीं पता। ठीक है, फिर और कुछ क्वेश्चंस आए हैं। कुछ क्वेश्चन में तो बहुत सिली सी चीजें पूछी गई हैं, जैसे सर हम अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए कौन कौन से टाइम पर पढ़ें। तो देखिए टाइम ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो मॉर्निंग टाइम प्रीफर करते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इवनिंग टाइम प्रीफर करते हैं, जैसे उन्हें अकेले रात में बैठकर पढ़ना पसंद है। तो ये अपना अपना कंफर्टेबल जोन होता है, आपको किस टाइम पे सबसे ज्यादा मतलब 100% आप अपना दे पा रहे हो। अब पता चला घर वालों ने बोला अगर मॉर्निंग में उठ के पढ़ोगे तो जल्दी याद होता है। अब हम मॉर्निंग में उठ गए, 50% माइंड हमारा सो रहा है, 50% में हमने लर्न करना स्टार्ट कर दिया और हमने 2 घंटे पढ़ाई करी, जिसमें 1.5 घंटे का तो बाहर हो गया, निकल गया, आधे घंटे का हमें याद आया, उसमें भी कुछ चीजें भूल गई। तो ऐसे एफर्ट्स से क्या मतलब है, अगर आपका माइंड ही आपका साथ नहीं देगा, स्टेट ऑफ माइंड उस समय 30 to 50% होगा, तो आप अपना मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपने कंफर्टेबल जोन के अकॉर्डिंग टाइम सिलेक्शन करना होगा। किसी बच्चे को इवनिंग में जल्दी लर्न हो रहा है, किसी को मॉर्निंग में हो रहा है, कोई बच्चा मैथ्स रात में अकेले बैठ के जब सब लोग सो जाते हैं तब वो 10 से 12 लगाना चाहता है। तो ये अपना अपना एक शेड्यूल होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। सर राइटिंग का क्या प्रोसीजर है, मतलब प्रोसीजर क्या वेटेज है। तो राइटिंग का वेटेज बेटा देखिए अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको
ऐसी राइटिंग नहीं लिखनी है। आपको अपनी राइटिंग ऐसी बनानी है कि वो नॉर्मली सबके समझ में आ जाए। देखिए एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखता है ना, तो देख फर्स्ट इंप्रेशन, ये फर्स्ट इंप्रेशन ही आपके स्कोर को एक लेवल पे फिक्स कर देता है उसकी आईज में। तो अगर राइटिंग ऐसी होगी जो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी, तो आपके मार्क्स देने में उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पता चला आपने आंसर तो बहुत अच्छा लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है, लेकिन राइटिंग आपकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चीटी तैर रही है वहां पर, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आपको 4 ही मिलने वाले हैं। और अगर राइटिंग अच्छी होगी और आपने आंसर राइटिंग 4 वाली भी करी होगी तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये छोटा सा वेटेज है राइटिंग का। बाकी मैथ्स में तो देखिए राइटिंग का कोई वेटेज नहीं है, मैथ्स में तो आपको क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, लेकिन फिर साफ सफाई का थोड़ा ध्यान दीजिए, नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होनी चाहिए। कुछ बच्चों का कहना है सर जो एग्जाम के बीच में गए हैं क्या हम उसमें अदर सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको साइंस फिजिक्स का एग्जाम है और फिजिक्स के एग्जाम के पहले आपको 5 डेज का गैप मिला, आपने 3 डेज में अपनी फिजिक्स कवर अप करी, नेक्स्ट एग्जाम मान लीजिए उसमें आपको 2 डेज का ही गैप मिला है, तो यहाँ जो आपके पास 2 डेज मिले हैं वो क्या हो गए आपके लिए? प्लस हो गए ना। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है इसे वेस्ट करने से अच्छा है या फिजिक्स पढ़ने से अच्छा है कि जिस सब्जेक्ट पर हमारी कमांड कम है हम उस सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रेफरेंस दें। तो यही सारी चीज देखिए सीबीएसई भी इसी पैटर्न पे ही अपनी गाइडलाइंस बनाती है, स्कीम बनाती है, ताकि बच्चों को प्रॉपर्ली हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाए। और अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट थोड़ा सा लो है, लूज पॉइंट है वहां पर, तो बाकी जो गैप मिल रहा है आपको ना, उस गैप फिलिंग में आप उन सारी चीजों को, सब्जेक्ट्स को कवर अप कर सके। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस सेक्शन से बच्चों ने आपने हमसे पूछे थे। और मैं चाहूंगा कि इस कमेंट बॉक्स में आप हमें टॉपिक्स बताएं जिन टॉपिक्स के इवेंटी आपको चाहिए, या आपके मन में भी अगर इसी तरीके के कोई क्वेश्चंस है या कोई टास्क ऐसा है जो आपको हार्ड लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप उन चीजों को भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको उनका सोल्यूशन बताएंगे। देखिए अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने हैं तो आपको मेहनत करनी ही है, और आपके साथ मेहनत करते हैं हम आपके लिए। तो चलिए बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जितने भी बच्चे प्रॉब्लम में हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं एग्जाम को लेकर के, उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। थैंक यू, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आगे।